हेलो एवरीवन, आई नमित वेलकम यू ऑल ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के मीनिंग एंड फीचर्स किए थे और आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए फैक्टर्स अफेक्टिंग एचआर प्लानिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी, इसीलिए कुछ भी स्किप नहीं करना, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो बच्चों, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी एचआर प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो वैसे ही जब हम कितना ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए और किस तरह का रिसोर्स चाहिए ये प्लान कर रहे होते हैं, तब भी हमें बहुत फैक्टर्स ध्यान रखने पड़ते हैं। इन्हीं फैक्टर्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज कॉल्ड इंटरनल फैक्टर्स एंड अदर इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर बेसिकली क्या है? These are those factors which are under the control of a company। यानी इसमें ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो कंपनी के कंट्रोल में है। कंपनी इनको अपने हिसाब से बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स आर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको कंपनी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती और ये कंपनी के बाहर वाले फैक्टर्स हैं। कंपनी को अपनी पॉलिसीज इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या है ये इंटरनल फैक्टर्स देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइज एंड स्ट्रेटजी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है और उसकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, इसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैसा एचआर चाहिए। जैसे कि कंपनी का साइज अगर बड़ा है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत सारे ब्रांचेज हैं, तो ऐसी जगह पर हमें ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कंपनी की स्ट्रैटेजी है कि लॉन्ग टर्म में उन्हें ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा एचआर की डिमांड क्रिएट होगी। लेकिन अगर कंपनी का साइज स्मॉल है और लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी कम है, तो हम कम ही एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बजट। हर कंपनी का एक अपना बजट होता है जिसमें वो क्या करती है कि हर डिपार्टमेंट को कुछ पैसा एलोकेट करती है और फिर डिपार्टमेंट्स उन मनी का इस्तेमाल करते हुए अपने टारगेट्स पूरे करते हैं। तो वैसे ही ये भी ध्यान रखना होता है कि एचआर डिपार्टमेंट को कितना बजट दिया गया है। अगर हमारे पास अच्छा खासा बजट है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दे सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बजट कम है तो हमें कम ही ह्यूमन रिसोर्स रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर कंपनी फ्यूचर में कोई अच्छा ग्रोथ करने वाली है, नए प्रोजेक्ट्स हैंडल करने वाली है या नए ब्रांचेस खोलने वाली है, तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग नीड्स। जब हम एचआर कर रहे होते हैं तो उसमें हमें ये तो देखना ही है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं और फ्यूचर में हमें कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब हम अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या वो लोग टैलेंटेड हैं, क्या उन लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सके। अगर नहीं है तो हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, या जो नए एम्प्लॉयज़ हमने रखे हैं उन्हें भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो अगर आपको लग रहा है कि ट्रेनिंग के जरिए हम अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को अच्छा कर सकते हैं, तो हमें और नए एम्प्लॉय को रखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम पुराने ही एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो यानी कि हमारा एचआर प्लानिंग वहाँ पर कम ही रहेगा, हमें ज़्यादा मैन पावर नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि ट्रेनिंग देने से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कुछ खास इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली हमें फिर फ्यूचर के एम्प्लॉयज़ के लिए काम करना पड़ेगा, नए नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जॉब एनालिसिस या नेचर ऑफ जॉब। आपको ये भी देखना है कि नेचर जो जॉब है वो किस तरीके का है। अगर वो बहुत ज़्यादा टफ है, उसमें ज़्यादा स्किल और नॉलेज की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली आप हाईली स्किल्ड एंड टैलेंटेड एम्प्लॉय को हायर करोगे। लेकिन अगर आपको सिंपल प्रोडक्शन ही करवाना है या रॉ मटेरियल का सामान इधर से उधर करवाना है, तो ये तो कोई भी अनपढ़ पर्सन भी कर सकता है। तो फिर हमारा एचआर दूसरे हिसाब से होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग पीरियड, यानी कि आपको ये भी देखना है कि जो आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो कितने पीरियड के लिए चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए या शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि जब पीक सीजन होता है तो उस टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है और प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लेकर आने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम बाद हम उन्हें निकाल भी सकते हैं जब हमारे टारगेट्स पूरे हो जाते हैं। ठीक है।
तो हमें देखना है कि हमारी कैसी प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है कि शॉर्ट टर्म की। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जब घर कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है तो आपने देखा होगा नॉर्मली 6 to 7 वर्कर्स आते हैं, एक उनके साथ ठेकेदार होता है, ठीक है। 6 से 7 मजदूर डेली काम करके जाते हैं। लेकिन जब लेंटर डलना होता है घर पे तो हमें कम से कम 15 से 20 वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम वो 2 दिन जब लेंटर डल रहा है हमारा या 1 दिन जो भी है, हम उस टाइम पर ज्यादा मजदूर लेकर आते हैं और जैसे ही लेंटर डल जाता है उन लोगों को हम वापस भेज देते हैं। वैसे ही कंपनी में भी होता है। शॉर्ट पीरियड के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ये आपको सोचना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट करना होगा, ठीक है। तो आपने देखा ये सारे फैक्टर्स कंपनी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए कंपनी इनको कंट्रोल कर सकती है। मगर ये फैक्टर्स कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे कि फर्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट की मतलब गवर्नमेंट लेबर लॉज बनाती है, फैक्ट्री लॉज बनाती है, वो ये भी बताती है कि मिनिमम कितने घंटे आप काम करवा सकते हो, मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए, या कई बार फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए भी वो एक फिक्स्ड कोटा रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखते हुए आपको एचआर प्लानिंग करनी होगी। अगर आपको पता है कि मिनिमम वेजेस इतने देने और वर्किंग आवर इतना ही रखना है तो आप उससे ज़्यादा वर्किंग आवर नहीं कर सकते। और अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन कराना है तो ऑब्वियसली फिर ज़्यादा मैन पावर रखनी पड़ेगी और लोगों को जॉब देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव कंडीशंस। कई बार हम क्या करते हैं, जो स्ट्रैटेजी हमारा कॉम्पिटिटर फॉलो कर रहा है भाई हम भी वही फॉलो कर लेते हैं, जैसी एचआर प्लानिंग उसकी है वैसे ही हम भी कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड अच्छी है, सेल्स अच्छी हो रही हैं, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को वो जॉब दे सकती है। लेकिन अगर सेल्स कम है, प्रोडक्शन कम है, तो ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, यानी ऐसे सिचुएशंस जो अचानक से हो जाती है और हमें फिर मैन पावर रखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर किसी पर्सन की अचानक डेथ हो जाती है या कोई रिजाइन देके चला जाता है, कोई रिटायर हो रहा है, तो ऑब्वियसली इन लोगों की जगह किसी और को हायर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई रिटायरमेंट लेके जा रहा है वो तो आपको पहले ही पता होता है, लेकिन अगर कोई अचानक से रिजाइन कर दे या डेथ हो जाए तो ऐसी कंडीशन में अनफोर्सीन सर्कमस्टांस हो गया और हमें अचानक से रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आई थिंक आप सभी को पता होगा कि प्रोडक्शन या सेल्स करते समय हमारे पास 2 टेक्नोलॉजीज होती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ कम कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा लोगों को जॉब पे रखना पड़ेगा। और कैपिटल इंटेंसिव क्या होती है, जहां आप मशीन्स का यूज़ ज़्यादा करते हो और लोग आपके पास कम होते हैं, सारा काम मशीनें ही कर रही हैं। तो अगर मशीन्स के थ्रू आप काम कर रहे हो तो ज़्यादा मैन पावर आपको नहीं चाहिए। एंड लास्ट डेमोग्राफिक कंडीशन, यानी जिस जगह आपका बिजनेस है वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो डिमांड करता है, आपके प्रोडक्ट को पसंद करता है, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा मैन पावर भी चाहिए होगा, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात कि कैसे ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी मैन पावर प्लानिंग को। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय, हैव अ गुड डे।